ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन का एक आउटलाइन हम देख रहे थे। ये जो क्रोनोलॉजी है मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से मैंने स्वामी जी के जीवन के ऊपर में जितनी भी प्रमाणित ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल है। उसके बाद में ये कंप्लीट वर्क से मेरी लुइस का न्यू डिस्कवरीज है 6 वॉल्यूम में, रेमिनिसंस है, और फिर ये शंकरी प्रसाद बसु का 8 वॉल्यूम में स्वामी विवेकानंदो और समकालीन भारतवर्ष। तो इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन मिला उन सबको कलेक्ट करके मैंने ये क्रोनोलॉजी बनाया है। और इसी क्रोनोलॉजी के आधार पे मैंने देखा कि यदि स्वामी जी के जीवन को हम कि कुछ मेजर फेज, कुछ पीरियड और कुछ चैप्टर्स में बांट दे तो हमको स्वामी जी के जीवन को, उनके उपदेश को समझने में काफ़ी सुविधा होगी। तो इसी आधार पर मैंने आपसे पहले लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कुछ मेजर फेजेस में बांट दिया है। वो फेजेस के भीतर में पीरियड्स है और पीरियड के भीतर में ये चैप्टर्स है। तो देखिए कि अभी स्वामी जी के जीवन का 5th फेज स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हमने देखा कि स्वामी जी का जो फर्स्ट फेज चाइल्डहुड एंड यूथ 1863 से 1881 ठाकुर के पास आने तक का, उसके बाद में विद श्री रामकृष्ण ये हो गया 1881 टू अगस्त 1886 ठाकुर की महासमाधि तक का। उसके बाद में ही ये वराहनगर मठ किस तरह से ठाकुर के बाद में, ठाकुर की महासमाधि के बाद में लड़कों ने, ये त्यागी संतानों ने वराहनगर मठ की स्थापना की अगस्त 86 टू जुलाई 1890। उसके बाद में स्टार्ट हुए परिव्राजक डेज जुलाई 1890 टू मई 1893। मई 1893 में आखिर में स्वामी जी अमेरिका जाने के लिए उन्होंने प्रयाण किया। तो ये 5th फेज है, मिशन टू द वेस्ट, मई 1893 टू दिसंबर 1896। यानी कि ये कितने साल होते हैं? 94 पूरा, 95 पूरा, 96 पूरा और 93 आधा, यानी कि 3.5 साल का ये पूरा स्वामी जी का अमेरिका का दौरा, पहला दौरा ये रहा। और इतने बिल्कुल कम समय में, सिर्फ 3.5 साल में स्वामी जी ने वो करके दिखाया जो कि हम कोई भी उनके बाद में गए हुए कोई भी प्रचारक कहो, क्या उनके पहले वाले किसी ने भी एक विदेशी धरती में हिंदू सभ्यता का बीज इतना शॉर्ट टाइम में, इतने अल्प समय में इतना गहराई से बोया नहीं है जितना स्वामी जी ने इतने 3.5 साल के सफर में किया विदेश के। तो इस सफर का दौरा और उसका जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये जो पीरियड है इसके भीतर में अमेरिका के जो स्वामी जी का जो मिशन है उसमें हमको कितने पीरियड दिखाई देंगे, सबसे पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पीरियड है वोएज एंड अर्ली डेज इन अमेरिका। में से स्वामी जी निकले और फिर वहाँ जाकर के वर्ल्ड पार्लियामेंट के पहले के जो कुछ दिन है उस समय का, उसके बाद में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन, उसके बाद में साइक्लोनिक मॉन्क, उसके बाद में, अच्छा इसको चैप्टर्स के साथ में ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पीरियड है मिशन टू द वेस्ट का, वोएज एंड अर्ली डेज इन अमेरिका। मई में निकले। मई में हमको पता है कि स्वामी जी उस समय मद्रास थे और खेतड़ी के राजा ने उनको पुकारा वहाँ पे कि आप आइए, आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र को आशीर्वाद दीजिए और फिर आपको जो भी सहाय चाहिए विदेश के दौरे के लिए तो मैं करूँगा। तो इस तरह से स्वामी जी वहाँ पे निकले। और हमने ये भी देखा कि स्वामी जी को इस तरह से चंदे के पैसे कलेक्ट करना अच्छा नहीं लगता था, तो विदेशी सफ़र के लिए आला सिंगा वगैरह जो लड़कों ने कुछ पैसा कलेक्ट किया था उसको स्वामी जी ने वापस लौटा दिया था। तो और साथ साथ में स्वामी जी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात भी कहे थे कि मैसूर के राजा न कि ऐसे कुछ लोगों ने, वहाँ के कुछ बड़े बड़े लोगों ने स्वामी जी को प्रॉमिस किया था
कि हाँ, आपकी सफ़र के लिए, आपकी जर्नी के लिए हम आपको ये करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जब समय आया पैसे का देने का, तो सभी ने शायद मना कर दिया या बहाने करने लगे, न कि फिर जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम पैसा दिया। जो भी रीज़न हो, जो स्वामी जी की जो उनसे अपेक्षा थी वो संपूर्ण नहीं हुई। तो इस बारे में स्वामी जी एक पत्र में लिखते हैं कि ये जो रजपूताना के जो राजा है, जो प्राण जाई पर वचन न जाई, तो ये जो रघुवीर नीति सदा चली आई, ये इन लोगों में है। ये साउथ के राजा लोगों ने वचन तो दिया किंतु सामने इसको पूरा नहीं किया, जबकि ये जो रजपूताना के राजा है, उन्होंने जो वचन दिया वो सही में उन्होंने पूरा करके निभाया। और राजा खेतड़ी के राजा के बारे में हमको पता है कि स्वामी जी जब अमेरिका थे तो उस समय खेतड़ी के राजा मठ को नियमित रूप से सहाय भेजते थे। कलकत्ता में जो मठ था, सर्वप्रथम तो वराहनगर मठ में तो उस समय तो निकल गए थे स्वामी जी, और उसके बाद में गुरु भाइयों ने जो कि कलकत्ता में थे उन्होंने मठ को शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो वराहनगर मठ वाला जो बिल्डिंग था वो बहुत पुराना हो गया था। तो ये लोग आलम बाजार चले आए थे। तो ये आलम बाजार मठ में राजा के खेतड़ी के राजा नियमित रूप से प्रति महीने कुछ कुछ रुपया बेचते थे, और कुछ समय के बाद में उन्होंने स्वामी जी की माँ को भी, भुवनेश्वरी देवी को भी प्रति महीने रुपये भेजने की, आर्थिक सहाय देने की शुरुआत की थी। तो देखिए कि एक खेतड़ी के राजा कि जिन्होंने इतना सारा स्वामी जी को सहाय किया, अनफॉर्चुनेटली उनका अंत भी बड़ा दुखद रहा। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के जो महाराजा थे उसके साथ में उनका सतत कुछ न कुछ लेकर के वाद विवाद चलता रहता था। और मैंने यहाँ भी ऐसा भी एक पढ़ा था कि उनका जो राजकुमार था उनको ये लोग वारस के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्या रीज़न है, और शायद बहुत उम्र में छोटा होगा या जो कुछ भी होगा। तो इसी सब के चलते खेतड़ी के राजा वो काफ़ी थोड़े से परेशानी में भी थे। और एक बार वो कहीं पे एक बड़े टावर पे वो उसकी साइट सीइंग के लिए वो चढ़े होंगे, तो शायद वहाँ से उन्होंने जंप लगा दिया। वो सुसाइड था, एक्सीडेंट था, अभी कहना मुश्किल है, किंतु एक बड़ा ही दुखद अंत आया। तो जो भी है, स्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं, तो उनका ये आखिरी जन्म होगा। तो इस तरह से स्वामी, और यही खेतड़ी के राजा ने स्वामी जी के लिए जो विंटर, वहाँ तो ठंड बहुत पड़ती है, तो कपड़े वगैरह ले लिए थे, उनके लिए लगेज वगैरह का व्यवस्था कर दिया था। बॉम्बे में उनके जो एजेंट थे, एजेंट के साथ में उनको मिला दिया था स्वामी जी को, और वही एजेंट आखिर में स्वामी जी को जहाज पे बिठा करके आ गया था। तो इस तरह से स्वामी जी की अमेरिका की सफ़र प्रारंभ हुई। इस सफ़र के बारे में देखिए कि ओशन वॉयेज टू अमेरिका, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, मई टू जुलाई 1893, मई में स्टार्ट हुआ था, जून जुलाई तक वहाँ पे जाने में उनको लगा। उस समय की लंबी जर्नी आजकल की तरह नहीं कि 24 घंटों में, न कि 48 आवर्स में आप ये आधा जगत भ्रमण कर ले। उस समय तो ये सब स्टीम बोट में जाना पड़ता था। सी सिकनेस एक बड़ा ही डेंजरस एक था। तो जो भी है, इस तरह से सफ़र प्रारंभ हुई। और इस सफ़र के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट जो है, जो कि आज भी स्वामी जी के जो डिवोटीज़ है, स्वामी जी के एडमायरर्स है, वो सभी लोग आज जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अबाउट दिस ओशन वॉयेज, वो है स्वामी जी का योकोहामा से लिखा हुआ पत्र आला सिंगा के नाम, जिसमें कि स्वामी जी ने सफ़र का तो वर्णन किया है, किंतु साथ में उन्होंने इन लोगों को, जो भारत की जो 1000 साल की निद्रा है, ये जो तमस में हमारे लड़के डूबे हुए हैं, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा समाज, उसको जागृत करने के लिए जिस तरह से चाबुक मार करके स्वामी जी ने बात की है, वो इस पत्र की बहुत बड़ी विशिष्टता है। मेरा जो फेवरेट सेंटेंस है उसमें से काफ़ी बार मैंने कोट किया है। स्वामी जी वो सब लड़कों को बोलते हैं, आला सिंगा वगैरह, जो ट्रिप्लिकेट लिटरेरी सोसाइटी के जो सब थे सदस्य, उनको कहते थे कि सी हाउ द नेशंस आर ऑन द मार्च, कि देखो कि ये जो बाकी सब देश है किस तरह से सभ्यता की ये आगे कुछ में कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं पश्चिम के साथ में,
हमको तो ऐसा लगता था कि भारत एक देशी मतलब एक पूर्व का देश है, तो पश्चिम के साथ में कहाँ मुकाबला कर पाएगा ये, क्योंकि ये दोष सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी पूर्वीय सभ्यता ही डूबी हुई है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन पूरी इस तरह से तमस में डूबी हुई है, ये हम लोग एक कुछ कुछ लोग मानते थे। तो ये जापान को देख करके स्वामी जी का ये संदेह भ्रम दूर हो गया कि सिर्फ पश्चिमी देश ही सभ्य माने आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, तो ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ पश्चिम का एकलौता अधिकार नहीं है, उनकी मोनोपोली नहीं। हम पूर्वीय देश भी चाहे तो इस निद्रा में से जागृत होकर के अपने को इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बना सकते हैं। तो वो स्वामी जी का खुद का एक बड़ा एक आई ओपनिंग उनका रहा, उनकी एक बड़ी इंसाइट रही, और वहीं से उन्होंने जो आला सिंगा को पत्र लिखने का जो दौर प्रारंभ किया, तो वो पत्र एक के बाद एक हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि किस तरह से भारत में नवजीवन की शंखनाद, नवजीवन का जो वो जो मूर्ति के भीतर में जो ये करते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा, वो एक टैगोर फैमिली की एक लेडी थी, भारती बोल करके जो पत्रिका थी उसकी एडिटर, मैं उसका नाम भूल गया, तो उसको स्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पत्र लिखा था, वो जब अमेरिका से वापस आए तब, और उन्होंने एक शौरला घोषाल, यस, सरला घोषाल, यस, तो सरला घोषाल को स्वामी जी ने एक सुंदर पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने कहा कि एक जापान की एक कहानी उनको बता करके कि जापान में एक ऐसी मिथ है, एक ऐसी लोकवायिका है, बच्चे ऐसा मानते हैं कि उनकी जो गुड़िया है खिलौने की, उस गुड़िया को यदि आप बहुत ही प्रेम करेंगे, जी जान से उसको चाहेंगे, तो गुड़िया के भीतर में प्राण संचार होगा और वो जीवित हो जाएगी। तो स्वामी जी इसी बात का उल्लेख करके सरला घोषाल को कहते हैं कि यदि भारतवासी भी इतने जो स्वार्थपर हो गए हैं, इतने एक तरह से क्या कहेंगे कि मातृभूमि के प्रति संपूर्ण रूप से उदासीन हो गए हैं, यदि भारत के कुछ लोग इस भारत माता को, इस भारतीय भूमि को जी जान से चाहेंगे, अपना प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार होंगे, तो ये सोई हुई धरती भी फिर से जग उठेगी। तो इतनी सुंदर कहानी स्वामी जी ने, हमको पता नहीं कि वो जापान गए थे तब सुना था या किसी किताब में पढ़ा था, किंतु दिस इज रिलेटेड टू जापान, इसलिए मैंने कहा। तो वो जापान की योकोहामा पोर्ट जो था, तो उसकी मुलाकात, और फिर वहाँ से गए स्वामी जी कनाडा के वैंकूवर, पैसिफिक रूट से गए थे, एटलांटिक रूट से नहीं, एटलांटिक के थ्रू जाते तो ये जो सुएज कैनाल, इजिप्ट, फिर मेडिटेरेनियन, फिर यूरोप, और फिर वहाँ से जिब्राल्टर क्रॉस करके, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके, एटलांटिक क्रॉस करके न्यूयॉर्क जाते। किंतु पैसिफिक का रूट लिया था, इसके लिए पहले तो श्रीलंका के बाद में ये जो मलाक्का स्ट्रेट है वहाँ से सिंगापुर देखा था, श्रीलंका देखा था। श्रीलंका में जो सोते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति है उसका भी उन्होंने दर्शन किया था। फिर मलाक्का स्ट्रेट क्रॉस करके मकाऊ गए थे, जहाँ पे ये आजकल बहुत सारे कैसीनोज है, अभी तो चाइना के हाथ में आ गया है, तो वहाँ पे कैसीनो के, अभी तो कैसीनो बहुत सारे हैं, उस समय इतने नहीं थे। स्वामी जी ने हांगकांग वगैरह का भी मुलाकात ली थी। कुछ बौद्ध मंदिरों को देखा जहाँ पे उनको ये बंगाली लिपि में लिखे हुए मंत्र दिखाई दिए थे। फिर मैंने ये जो हिंदू संस्कृति किस तरह से साउथ ईस्ट एशिया में फैली है, स्वामी जी ने उसको फर्स्ट हैंड उसका मैंने दर्शन किया था। आज हम लोग बोलते हैं कि दो तरह के रूट थे एंशियंट विश्व में, पुरातन विश्व में, एक तो था कि स्पाइस रूट, दूसरा था कि सिल्क रूट। तो ये सिल्क रूट जो है वो नॉर्दर्न चाइना से स्टार्ट होकर के तिब्बत क्रॉस करके नॉर्दर्न इंडिया से होकर के ये जो सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स है आजकल के, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, तो वहाँ से क्रॉस करके आखिर में ये इस्तांबुल, और इस्तांबुल से यूरोप की ओर जाता था। और इस सिल्क रूट पे वो सिल्क उसका जिस तरह से नाम है उस तरह से पूर्व से चाइना से, भारत से सिल्क के बने हुए वस्त्र ऊंट पे बिठा करके ये जो सौदागर थे वो यूरोप ले जाते।
ले जाते थे। और इसी रूट के द्वारा मार्को पोलो बोलकर के एक बड़ा ही फेमस एक्सप्लोरर ये पूर्व की मुलाकात के लिए आया था, पूर्व में जर्नी किया था। और इसी रूट के थ्रू, ये सिल्क रूट के थ्रू ही पुराने समय में बुद्धिज्म का प्रसार हुआ था। आज तो अभी इस्लाम के आने की वजह से ये इस्लाम का ये जो एक ऑर्थोडॉक्स एक टेंडेंसी है कि पुराने जितने भी चिन्ह है पुराने धर्म के, पुरानी कल्चर के, उसको तोड़ दो बोल करके ये बुद्धिज्म का ये जितने भी आर्कियोलॉजिकल सब एक्सकेवेशन करके जो कुछ भी मिला था वो सब उन्होंने तहस नहस कर दिया है। वरना तो पूरे चाइना से लेकर के, जापान से लेकर के बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ था वो हमको दिखता है कि पूरा वहां तक गया था, यूरोप तक गया था। और यहाँ तक कि स्वामी जी जब सेकंड टाइम भारत लौट रहे थे अमेरिका से, तो क्रीट बोल करके एक टापू है, तो उस क्रीट बोल करके टापू पे स्वामी जी ने देखा था कि किस तरह से ये वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होगी और इस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में शायद जीसस ने ट्रेनिंग ली होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिवलेशन स्वामी जी को हुआ था। तो ये बुद्धिज्म इसी सिल्क रूट के थ्रू फैला था। और जो समुद्र का जो रूट था उसको कहते हैं स्पाइस रूट। और ये स्पाइस रूट अर्थात कि ये साउथ ईस्ट के ईस्ट एशियन जितने भी ये कंट्रीज है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, ये थाईलैंड, ये बर्मा, ये जितने भी कंट्रीज है वहाँ सब पे जो स्पाइसेस जो उगते थे, ये जो जिसको हम कहते हैं मसाला, वो सब यूरोप में भारत के थ्रू जाता था। तो ये इसी स्पाइस रूट के थ्रू हिंदुइज्म फैला था ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो ये हिंदुइज्म का जो फुटप्रिंट है, रामायण है, भगवान राम है, इस सब की किस तरह से पूजा होती है वगैरह, ये स्वामी जी ने अपनी नज़रों से देखा था। तो ये हो गया स्वामी जी की समुद्र यात्रा का छोटा सा विवरण। वहाँ पे कनाडा पहुँचे, कनाडा में वैंकूवर में उतरे, वैंकूवर से ट्रेन में वो शिकागो आए। यदि जिस अमेरिका का नक्शा देखा होगा तो पता होगा कि वैंकूवर है वेस्ट कोस्ट पे और शिकागो है वैसे ऑलमोस्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो ये पूरा लंबा ट्रेन जर्नी करके ईस्ट कोस्ट आ रहे थे। उस समय उसी ट्रेन में एक महिला के साथ में मुलाकात हो जाती है, मिस सैनबोर्न उनका नाम था। तो इनके साथ में मुलाकात होकर के अभी जब स्वामी जी शिकागो पहुंचते हैं तो पता चला, दो चीज पता चली कि शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन प्रारंभ होने में अभी तो देरी है। दूसरा है क्योंकि स्वामी जी पहुंच गए थे ऑलमोस्ट जुलाई में और होना वाला था वो तो सितंबर में, तो जुलाई थी, अगस्त, एक महीना जो है उनको कहीं पे बिताना था। और शिकागो बड़ा ही महंगा सिटी था, स्वामी जी के पास में इतने पैसे नहीं थे, तो क्या करेंगे। तो अभी ऐसा हुआ ठीक कि ये जो महिला थी जिनके ये जो मिस सैनबोर्न जिनके साथ में उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, मेरे साथ में बोस्टन चलिए, एनिस वहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं आपको वहाँ पे सब लोगों से मुलाकात करवाऊंगी। तो स्वामी जी उनके साथ में आए बोस्टन। फिर ये बोस्टन है, मेटकाफ है, फिर ये एनिस्क्वाम है, फिर ये सलेम है, सेरेटोगा है, वगैरह जगह पे वो घूमे। और ये घूमने का वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से पहले ये सब जगह पे घूमने का स्वामी जी को 2-3 बेनिफिट हुआ। सीधा वर्ल्ड पार्लियामेंट में आ जाते तो कुछ उनको 2-3 चीज़ों वो नहीं कर पाते, शायद नहीं कर पाते, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु इस तरह से घूमने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो एक तो है लैंग्वेज का। स्वामी जी जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो लेक्चर देते हैं और उसके बाद के भी जो अमेरिका के लेक्चर है, वो सुनकर के लगता नहीं है कि किसी नॉन अमेरिकन ने ये लेक्चर दिया होगा, ये बात कही होगी। क्योंकि हमको पता है कि ब्रिटिश इंग्लिश और ये अमेरिकन इंग्लिश उसमें कुछ कुछ तफावत है, ऊपर से नहीं दिखेंगे, किनको जिनको पता है क्या तफावत है वे लोग इमीडिएटली पकड़ पाएंगे कि ये अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रहा है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में। और ब्रिटेन के साथ में अमेरिका का तो उस समय वो जो कॉलोनी था ना ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के प्रति कोई अमेरिका का इतना कोई सहानुभूति नहीं था। तो स्वामी जी यदि ब्रिटिश एक्सेंट में ब्रिटिश मुहावरे यूज करते तो हो सकता है कि अमेरिकन लोगों को इतना टच नहीं कर पाते। किंतु ये जो कुछ समय मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो
वहाँ पे रहे, जुलाई अगस्त सितंबर, इतना समय ये जो ईस्ट अमेरिका में उन्होंने बिताया, उस वजह से स्वामी जी एकदम इजीली ये अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन फ्रेजेस, अमेरिकन टर्न ऑफ सेंटेंस, ये सब बड़ा ही आसानी से सीख गए। और इसकी वजह से जब वो शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बोलने के लिए खड़े हुए, उनकी लैंग्वेज, मैं जब उस समय पहली पहली बार स्टडी कर रहा था, मैंने भी सोचा कि स्वामी जी इतना परफेक्ट इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। हालांकि उनका स्टडी तो इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश का हुआ था, उनके जितने भी टीचर थे, वो स्कॉटिश टीचर एक फेमस थे, वो सब तो उनके तो ब्रिटिश थे, तो स्वामी जी इतना परफेक्ट अमेरिकन इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा हुआ था मेरे मन में। बाद में जब मैं एकदम डिटेल में पढ़ने लगा, तब कहीं जाकर के मुझे पता चला कि ये जो कुछ 1-1.5 महीने उन्होंने ईस्ट कोस्ट पे बिताए, ये बोस्टन वगैरह उसके आसपास में, उसकी वजह से उनको ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि उन्होंने फट करके ये जो अमेरिकन एक्सेंट है उसको अपना लिया। स्वामी जी का सीखने का कैपेसिटी तो गजब का था, इसलिए कुछ ही 1 ही महीना उनके लिए काफ़ी था। उन लोगों को पूरा लाइफ टाइम लग जाएगा कि एक एक्सेंट से दूसरी एक्सेंट में जाने के लिए। यहाँ पे मैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आया हूँ, तो इंग्लिश कितना चेंज हो जाता है तो वहाँ पे आपको कहाँ वो पूरी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है। तो 1 महीने में स्वामी जी ने ये सीख लिया। That was how he was able to make such a deep impact on American audience, कि इतना परफेक्ट अमेरिकन इंग्लिश बोलते थे कि वहाँ के न्यूज़पेपर वाले, वहाँ के लोग एकदम इजीली अट्रैक्ट हो गए। सो उस समय का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ। दूसरा कि प्रोफेसर हेनरी राइट के साथ में उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने स्वामी जी के लिए जो एक ये लिखा है रिकमेंडेशन लेटर, इतना अद्भुत, to ask Swami Vivekananda for his credential to speak is like asking the sun for his credential to shine। तो मैंने स्वामी विवेकानंद को ये कहना कि बोलने का आपका क्या अधिकार है, प्रवचन देने का आपका क्या अधिकार है, ये सूरज को पूछने के समान है कि प्रकाशित होने का तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारी क्या योग्यता है। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट उस समय के। उसके बाद में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सितंबर 1893, उसकी भी एक बैकग्राउंड बड़ा सुंदर है कि स्वामी जी को पार्लियामेंट, अभी पहले तो सबसे पहले तो वो जो मिसिस एल के वहाँ पे रहे थे, वो भी तो एक बड़ी फेमस घटना है कि स्वामी जी तो आए थे नए नए और जैसे फ़कीर की तरह, हालांकि वो प्रोफेसर हेनरी राइट का रिकमेंडेशन लेटर है, किंतु वैसे ही घूमते घूमते और कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ क्या करेंगे, कुछ ठिकाना नहीं। तो एक बॉक्स कार में सोए हुए थे रेलवे स्टेशन पे शायद न, कि इधर उधर, तो फिर वो मिसेस मैरी हेयर की नज़र में आ गए। उन्होंने बड़े ही आदरपूर्वक अपने घर में ले आई, और फिर मिस्टर एंड मिसिस हेल और उनकी 4 लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ 2 नीस भतीजी, ये सभी लोग 6 लोग स्वामी जी के सबसे बड़े एडमायरर के रूप में वो बाद में जाने गए। स्वामी जी ने कहा कि यदि अमेरिका में, पश्चिम में कोई एक परिवार है कि जिसने मेरे मन पे सबसे गहरी छाप छोड़ी है, तो वो आप ही का परिवार है। ऐसा स्वामी जी ने एक लेटर में बहुत बाद में लिखा था। किंतु इसके बाद में भी एक दूसरी घटना है कि एक बार वो वहाँ पे जाकर के डॉक्टर बेरोज के सामने क्रेडेंशियल प्रस्तुत किए और एज ए डेलीगेट उनको एक्सेप्टेंस मिल गया। उसके बाद में ऐसा हुआ कि डेलीगेट्स जो है इतने सारे हैं कि इतनी सारी होटल तो सब बुक हो गई है। तो ये जो पार्लियामेंट की ये जो ऑर्गेनाइजर है, उन लोगों ने ठीक किया कि जो जितने भी सज्जन लोग हैं शिकागो के, उनको हम कहेंगे कि क्या आप किसी डेलीगेट को अपने घर में हाउस गेस्ट की तरह रखना चाहते हैं कि नहीं। तो उस समय एक मिस्टर एंड मिसेस लियोन थे, जिन्होंने उन्होंने अपना नाम एज ए वॉलंटियर लिखवा दिया था पहले से ही कि आप जिस डेलीगेट को हमारे घर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। तो उसके अगले दिन, जिस दिन स्वामी जी वहाँ से ठीक हुआ कि स्वामी जी को इनके घर भेजेंगे, और स्वामी जी के आने से पहले 1 दिन पहले उनके घर पे ये मैसेज भेजा गया कि भारत से एक डेलीगेट आ रहे हैं। और ये मैसेज इसलिए भेजा गया कि आपको कोई आपत्ति नहीं हो कि एक काला आदमी, एक हीथन हिंदू आपके घर आ रहा है। यदि कोई आपत्ति है तो पहले बोल दीजिए, किसी क्रिश्चियन डेलीगेट को रख देंगे। तो उस समय किंतु मिस्टर लियोन जो थे वो बड़े ही लिबरल थे, और उनकी वाइफ थी, उसने पहले तो पूछा कि इस तरह से कोई काले इंडियन को हम रखेंगे अपने घर पे, और उनके घर पे दूसरे गेस्ट भी रह रहे थे, तो वो क्या आपत्ति नहीं जताएंगे क्या। तो मिस्टर लियोन ने कहा कि उनको यदि आपत्ति है तो घर छोड़ के जाए, मैं
तो उनको रखूंगा ही। तो पहले से ही वॉज वेरी लिबरल। तो स्वामी जी आए उनके घर में रहे, और ये मिस्टर एंड मिसेस लियोन भी उनके बड़े ही बड़े ही ग्रेट एडमायरर हो चुके थे। उनके घर की एक घटना है कि वो जो टोबेस्को सॉस जो कि बड़ा ही चिली होता है, बड़ा ही तीखा रहता है, तो उनको खाने के समय दिया गया और मिसेस लियोन ने कहा कि देखिए स्वामी जी, यू टेक इट इन अ वेरी स्मॉल मेजर, बड़ा बस थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा, बड़ा ही तीखा है। तो स्वामी जी कहते हैं अच्छा तीखा है, फिर ऐसा करके ये सब पूरा डाल दिया अपने खाने में। तो सब लोग चिल्ला उठे, अरे मर जाओगे इतना तीखा। तो स्वामी जी आराम से खा गए। वो तीखा खाने की उनकी हैबिट थी और अमेरिकन लोगों की नहीं होती इतनी। तो जब भी है तो वो इस तरह से वहाँ पे रहे। फिर 11 सितंबर की बात तो सबको पता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उसके दूसरे दिन न्यूज़पेपर में जिस तरह से स्वामी जी की प्रशंसा प्रारंभ हुई, उससे दो चीज हुई। अमेरिका के वो लोग जो स्वामी जी को पहचानते थे, उन लोगों का दो दल बन गया। एक तो हो गए उनके बहुत बड़े एडमायरर्स, जो कि जहाँ पे भी जाएंगे उनका पीछा करेंगे। वो यहाँ तक कि एक बाद में जब स्वामी जी कैलिफोर्निया गए थे और एक मिसिस व्हीलर के वहाँ पे रुके थे, उन्होंने स्वामी जी का शिकागो में दर्शन किया था। वो पार्लियामेंट में थी, और उन्होंने बाद में जब एक रेमिनिसेंस लिखा तो उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही स्वामी जी का प्रवचन पूरा समाप्त होता था, दल के दल महिलाएं सब एक के बाद एक जितनी बेंच है क्रॉस करके स्वामी जी का हैंडशेक करने के लिए, उनको नजीक से देखने के लिए दल बना करके पूरी स्टेज की ओर दौड़ रही है, जैसे वेव्स आफ्टर वेव्स ऑफ वीमेन। तो वो मिसेस व्हीलर लिखती है, यदि इस आक्रमण से तुम अपने को बचा पाओ तो मैं कहूंगी तो तुम सही में देवता हो। तो स्वामी जी ने ऑफ कोर्स इस तरह के आक्रमण से भी अपने को बचाया था। आज देखिए कि हम लोग इस तरह से आश्रम में रहते हैं, इतने प्रोटेक्शन में रहते हैं, क्योंकि कारण यही है कि जब तक नज़र के सामने प्रलोभन नहीं आता तब तक सब साधु है। नज़र के सामने प्रलोभन आ जाने से उस समय अपने को बचाना कितना कठिन है सबको पता है। इसीलिए जितने भी साधु है, सिर्फ रामकृष्ण मिशन के ही नहीं, दूसरे संप्रदाय के भी देखेंगे। गुजरात में जो स्वामीनारायण संप्रदाय है, वहाँ पे तो स्त्रियों का चेहरा देखने का भी वो मनाही है। यदि वहाँ पे प्रवचन देने के लिए कोई साधु जाएगा तो स्त्रियों को एक साइड में अलग से कमरे में बिठाएंगे, जैसे कि साधु उनका चेहरे का दर्शन न कर पाए। तो इस तरह से हम लोगों को, बिकॉज कि हम लोग आम आदमी है, इस तरह से हमको अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। स्वामी जी वहाँ पे इतने सारे टेम्पटेशन के भीतर में ओवरनाइट जिनको प्रसिद्धि मिल जाती है, उनका सर कैसे घूम जाता है वो तो हमने बहुत बार देखा है। कोई एक्टर है, न कि कोई सिंगर है, न कि कोई आर्टिस्ट है, न कि कोई स्पोर्ट्समैन है, एकाएक उसको सफलता मिल गई, उसके बाद में उसने जो पागलपन वाली हरकतें की है वो सब हमको पता है, देखा है, बहुत बार देखा है। न्यूज़पेपर इस तरह के न्यूज़ से भरे हुए रहते हैं। उस समय स्वामी जी ने इस प्रलोभन से अपने को बचाया कि ओवरनाइट प्रसिद्धि मिल गई। शिकागो, अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े परिवार थे, सब लोग तलपापड़ थे, बड़े ईगर थे कि कब स्वामी जी को अपने घर बुलाए, कब उनकी मेहमान गति करे। और कितनी ही महिलाएं थी स्वामी जी को पास से देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, वो इतनी ईगर थी। तो इस आक्रमण से स्वामी जी ने अपने को बचाया। और वो जो फेमस घटना कि किसी के धनी के घर में वो रात को रुके थे, और जो इतना सुंदर बिस्तर था, इतना नरम, उसके ऊपर सो नहीं पाए, कारपेट पे सोए हैं और रो रहे हैं अपने भारतवासियों के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए कि मेरे पास में यहाँ पे इतनी लग्जरी है और मैं सामान्य फकीर हूँ, मेरे पास में इतनी लग्जरी, और वहाँ पे मेरे भाई बहन बिना खाए पिए भूखे नंगे मर रहे हैं। सो दैट इज स्वामी विवेकानंद। तो ओवरनाइट प्रसिद्धि के बाद में ये सब उन्होंने अपने मन को, दिमाग को ठंडा रखा, विच इज़ समथिंग रियली वंडरफुल। और उसके बाद की घटना भी हमको पता है, बड़ी फेमस है, कि उन्होंने ये ठीक किया कि अमेरिका में वो प्रवचन देते घूमेंगे, किंतु एक ऐसे पागल लेक्चर ब्यूरो के हाथ में पड़ गए, चुंगाल में पड़ गए, कि इस लेक्चर ब्यूरो वाले ने स्वामी जी का बेनिफिट तो पूरा ले लिया, जगह जगह पे मेहनत करवा करके, इधर से उधर दौड़ा दौड़ी करवा करके उनको प्रवचन तो बहुत सारे दिलवाए, किंतु उनको ये भी पता चल गया कि स्वामी जी तो भोले भाले हैं, तो उनको लूटो। ये लोग तो धर्म करने के लिए नहीं आए, तो सामने वाला यदि मूर्ख दिखता है तो सीधे लूट लेते हैं। तो स्वामी जी को फिक्र नहीं है कि वो कहाँ पे जाते हैं, कितना पैसा वो कमाते हैं, टिकट का कितना, उनका कमीशन कितना,
वो स्वामी जी को तो कोई हिसाब नहीं रखते। तो आखिर में जब पता चला कि ये लोग उनको ठग रहे हैं, तब स्वामी जी ने ठीक किया कि मैं अभी इनसे अपना पीछा छुड़ा करके मैं अपने से, अपने बलबूते पे, अपने दम पे अमेरिका में प्रवचन दूंगा। तो ये जो था, पहले तो ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जितने भी चैप्टर है, 10th और 11th सितंबर बहुत डिटेल में अपने पास में इंफॉर्मेशन है। 12th टू 27 सितंबर बहुत बहुत डिटेल है। मैंने इतने सारे न्यूज़पेपर में इतना सब कुछ लिखा गया, इतनी सारी रेमिनिसेंस है, बहुत कुछ है। उसके बाद में विक्ट्री, माने ये जो एक जग प्रसिद्ध होकर के जो धनी लोग, विख्यात लोग, इस तरह से लोगों के साथ में उनका जो आलाप वगैरह हुआ, उसके बाद में इफेक्ट ऑन इंडिया, ये जो समाचार पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन सक्सेस का समाचार भारत में कैसे पहुंचा और भारत में उसकी क्या असर हुई। देखिए कि 1000 साल से गुलाम एक देश, जहाँ के राजा, माने सो कॉल्ड राजा, तथाकथित राजा और ये धनी लोग वगैरह ब्रिटेन जाकर के उनका एक ही मकसद होता था कि भारत को गाली देना, जैसे कि हम लोग ये गोरे लोगों के फेवरेट हो सके। ये केशव सेन हो, न कि ये मजुमदार हो, न कि ये फिर ये एनी बेसेंट और कर्नल ओलकोट जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, वैसे तो हालांकि भारतीय नहीं थे तो जो भी है, किंतु भारतीय जितने भी जाते थे उनका एक ही है कि हम लोगों के वहाँ विधवाओं का विवाह नहीं होता और लड़कियों का छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। ऐसा करके भारत को एकदम एक इस तरह से एक जंगली प्रदेश की वो एक उसकी ये करेंगे, एक छवि एक आकेंगे कि लोग सहानुभूति से उनको रुपया दे दे। अरे आप क्रिश्चियन हो जाओ, हमारा रुपया ले लो, रुपया लेके भारत में जाओ और लोगों को कन्वर्ट करो। तो स्वामी जी जब ये जो विक्ट्री, स्वामी जी विजय के मूड में थे, स्वामी जी की विजय गाथा अमेरिका के समाचार पत्रों में जो लिखी जा रही थी, उसका सिर्फ भारत पे जो असर हुआ कि अरे 1000 साल के बाद अपना देश बांधव अपनी भारत वर्ष की गरिमा के बारे में बात कर रहा है और गरिमा के बारे में बात करके प्रसिद्ध हुआ है, वो तो एक नई बात थी, अद्भुत बात। दूसरी साथ में ये थी कि स्वामी जी एक पत्र में लिखते हैं कि अभी ये जो भारत की ये जो जितने भी क्या कहेंगे नमक हराम लोग अमेरिका करके, लंदन जा कर के ऐसा जो कहते हैं कि विधवा का विवाह नहीं देते, छोटी बच्चियों की शादी कर लेते हैं, वो सब अभी यहाँ पे नहीं चलेगा। क्योंकि इन लोगों ने देखा है कि भारत का सही भारत, प्राचीन भारत का सही प्रतिनिधि, उसके भीतर में क्या तेज है, क्या अदम्य उत्साह है, क्या ये एक दैवी शक्ति है। इन लोगों को जाकर के धर्म की शिक्षा देना, माने ये तो सूरज के सामने कैंडल जलाने के बराबर हो गया, एक अगर माने एक दिया जलाने के बराबर हो गया। तो दो तरह से यहाँ पे वैसे डिटेल देखेंगे कि लाइफ में वो भारत पे जो इफेक्ट हुई उसके बारे में काफ़ी डिटेल है, किंतु ये मेरा भी एक एनालिसिस है कि अमेरिका पे इसकी जो असर हुई, भारत के प्रति जो अमेरिका और पश्चिमी जगत की एक जो दृष्टिभंगी थी, एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक एटीट्यूड था, वो पूरा धर्मूल से चेंज हो गया। और स्वामी जी के बाद में जितने भी ये प्रचारक गए, ये योगानंद परमहंस है, न कि रामदास है, न कि जितने भी लोग हैं, हजार हजार लोग, ये कृष्णमूर्ति वगैरह, ओशो है, जो अमेरिका जाकर के अढड़क प्रसिद्धि और धन लेकर के आए, उस सबके पीछे स्वामी जी की ही ये जो फाउंडेशन डाला हुआ था हिंदू धर्म की श्रेष्ठता, उसका था। यदि स्वामी जी जाकर के इतने प्रसिद्ध नहीं होते, इन लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रति जो जितने भी गलत धारणाएं हैं वो सब यदि दूर नहीं कर देते, तो बाद के लोग इतना प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करते। और यहाँ तक कि आज ये जो भारतीय, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है, इसके पीछे में भी भारत के प्रति एक जो पॉजिटिव इमेज क्रिएट की गई थी स्वामी जी के द्वारा, वही है। अदरवाइज आप देखिए ना, चाइनीज लोग इतने वहाँ पे एजुकेशन, इंजीनियरिंग स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल भारत से तो कम नहीं है, भारत से भी कहीं ज़्यादा है, किंतु बहुत ही रेयरली आपको दिखेगा कि कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ चाइनीज़ है। तो दिस इज़ वन डिफरेंस कि भारत के बारे में जो पॉजिटिव एक छवि आकी स्वामी जी ने, इसका ये जो क्या है कि लाभ जो है इसका जो सूद है, आज भी बैठ कर के पेंशन ठाकुर बोलते हैं तो कि अभी वो पेंशन खा रहा है, बहुत मेहनत कर लिया, अभी पेंशन खा रहा है बेड मेड। तो स्वामी जी ने अमेरिका का जाके जो मेहनत की, उसका पेंशन आज की जनरेशन भी हम इसको भुगत रही है, मैंने उसका बेनिफिट ले रही है।
तो ये हो गया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन पीरियड। उसके बाद में साइक्लोनिक मॉन्क, जो स्वामी जी ने सब जगह पे जाकर के उन्होंने ये जो प्रवचन देना शुरू किया, शिकागो में, फिर शिकागो के आसपास में, मिड वेस्टर्न सदर्न स्टेट। ये जो मिड वेस्टर्न और सदर्न स्टेट की जो टूर है, उसके बारे में एक ऐसा है कि ये पूरा एक कंजर्वेटिव बेल्ट था और बड़े बड़े शहर इसमें ज़्यादा नहीं थे, छोटे छोटे टाउन ही ज़्यादा थे। और वहाँ पे जाकर के प्रवचन देने का बहुत कोई मैंने उस समय इमीडिएटली कोई लाभ नहीं था। जैसे कि शिकागो, बोस्टन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट, ये सब जो बड़े बड़े सिटीज़ है, वहाँ पे प्रवचन देने से जो लाभ होता है कि वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग इमीडिएटली स्वामी जी से आकर्षित हो जाते थे। तो इस तरह का लाभ ये मिड वेस्टर्न और ये सदर्न स्टेट की टूर से हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं। तो अभी इस बात को लेकर के दो मत है। एक तो है कि स्वामी जी का ये समय जो था पूरा बर्बाद हुआ, और ये जो लेक्चर ब्यूरो था जिसके चुगल में स्वामी जी पढ़े थे, स्वामी जी ने अपने से ही उसके साथ में नाता तोड़ दिया। ये एक मत है। दूसरा मेरा खुद का जो मानना है पर्सनली, कि जहाँ जहाँ पे भी स्वामी जी ने प्रवचन दिया होगा, छोटे से छोटा वो गांव भी क्यों ना हो, छोटा शहर या एक मार्केट भी क्यों ना हो, वहाँ पे वेदांत के जो बीज बोए गए हैं, वो आज नहीं न कल वो फलीभूत अवश्य होंगे। स्वामी जी जैसे वर्ल्ड क्लास टीचर जहाँ पे जाते हैं, उस भूमि को, उस मिट्टी को पवित्र किए बिना छोड़ेंगे नहीं। तो उस समय शायद असर दिखा नहीं, अभी भी शायद नहीं दिखेगा, किंतु भविष्य में क्या होगा किसको पता। तो वो हो गई मिड वेस्टर्न और ये सदर्न स्टेट की टूर। उसके बाद में स्वामी जी आए डेट्रॉइट। डेट्रॉइट में हमको पता है कि स्वामी जी की मुलाकात उस समय इसके साथ में हुई थी, सिस्टर क्रिस्टिन के साथ में, न कि बाद में हुई थी। किस समय हुई थी अभी मैं एग्जैक्ट डेट भूल गया हूँ, किंतु डेट्रॉइट में ही ये सिस्टर क्रिस्टिन रहती थी। उसके बाद में ओहायो, शिकागो, बैक टू डेट्रॉइट, बे सिटी, उसके बाद में फाइनल विजिट टू डेट्रॉइट, फिर ये जितनी भी कंट्रोवर्सीज है वो सब है। फिर ईस्ट कोस्ट पे, फिर शिकागो, फिर बोस्टन, कैम्ब्रिज, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैम्ब्रिज, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, शिकागो, ये जो पूरा साइक्लोनिक मॉन्क बोल करके जो एक फेज है पूरा, उसको देखिए कि अक्टूबर 1893 से जनवरी 95, यानी कि एक साल 94 पूरा, અને 1894 पूरा, उसके ऊपर में 3-4 महीने, ये पूरा एक साल स्वामी जी ने बैक ब्रेकिंग लेबर किया है, कमर तोड़ परिश्रम किया है। एक जगह से दूसरी जगह, एक परिवार से दूसरे परिवार, एक प्रसिद्ध व्यक्ति से दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति, एक शहर से दूसरे शहर जो घूमे हैं स्वामी जी। मतलब आध्यात्मिक जगत के ये जो प्रीचिंग हिस्ट्री में ये एक अद्भुत होगा। और कोई वर्ल्ड क्लास टीचर इतना घूम करके उसने प्रवचन दिए होते, लोगों को कन्वर्ट किया होता। कन्वर्ट शब्द तो वैसे हम लोग नहीं यूज़ करते, वो तो ठीक नहीं है, पर अब अनुप्रेरित किया होता, इंस्पायर किया होता। इतना ये धर्म के जगत में ऐसा नहीं मिलेगा जितना कि ये एक साल और चंद महीने है एज ए साइक्लोनिक मॉन्क फेज। उसके बाद में किंतु स्वामी जी ने सोचा कि देखिए कि इस तरह से जगह जगह प्रवचन देकर के उनकी हेल्थ के ऊपर में जो एक नेगेटिव असर हुई, इससे तो किंतु सेहत टूट जा रही है और कोई विजिबल बेनिफिट हो नहीं रहा है। भविष्य में जो बेनिफिट होगा सो होगा। अभी तात्कालिक जो उनको जरूरत था कि भारत में कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, वो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो उस समय स्वामी जी ने ये ठीक किया कि मैं एक जगह पे बैठता और कुछ ऐसे शिष्यों को तैयार करता, क्योंकि अभी ये जो टूर हुई ना, उसके 2-3 बेनिफिट है। एक तो है कि चलो कि वहाँ पे आध्यात्मिकता के, वेदांत के बीज बहुत ही बड़े विस्तार में वो स्वामी जी ने फैला दिए, उसको ये कर दिया, स्प्रेड कर दिया, वो तो एक है। साथ में ही दूसरी एक चीज़ स्वामी जी को समझ में आई कि उनका जो एक तरफा जो विजन था अमेरिका आने का, कि भारत के लिए मदद इकट्ठा करनी है, उसके बाद में दूसरा एक विजन उनकी नज़र के सामने में आया कि इस भूमि में भी भोगवाद की चरम सीमा पे ये जो भूमि बैठी हुई है,
यहाँ पे भी मन की शांति के लिए कितने ही लोग तड़प रहे हैं। उनको एक दिव्य आनंद चाहिए जो कि ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन उनको नहीं दे पा रहा है। और दे आर नाउ ओपन टू लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने के लिए ये लोग तैयार है। ये बात स्वामी जी को उस समय में समझ आई थी। तो स्वामी जी ने ठीक किया कि जैसे ठाकुर दक्षिणेश्वर में बैठ करके, हालांकि वो कलकत्ता में घर घर घूमते तो थे, किंतु रात को आकर के वही दक्षिणेश्वर में रुक जाते थे। वहाँ पे ये यंग लड़के उनके पास में आए, उनके साथ में रहे, दिन प्रतिदिन साधु के दिने देखवी, रात्रे देखवी, तबे साधुर ठीक करवी, साधुर संबंधे एकटा निश्चय करवी। ये जो योगानंद महाराज की बात, योगेन महाराज की, कि रात को देखा कि ठाकुर कहाँ जा रहे हैं, अपने पत्नी के घर पे जा रहे हैं, कमरे में जा रहे हैं, ऐसा सोच करके खड़े रहे। नौबत के सामने पता चला ठाकुर जावतला से आ रहा है। तो तभी तो कहीं जाकर के इन लोगों को विश्वास हुआ, वरना कलकत्ता में ठाकुर के जो प्रवचन सुने होते, प्रवचन नहीं वार्तालाप, ठाकुर कहते हैं गुरु बाबा ये सब शब्द से मेरे अंग में कांटे बिनते हैं। तो ठीक है, चलो प्रवचन नहीं दिए, किंतु जो वार्तालाप करते थे, नृत्य कीर्तन होता था, सिर्फ वही सुनते। तो क्या ये लोग सन्यासी होने का एक संकल्प कर पाते कि नहीं, वो एक डाउटफुल है। क्योंकि बहुत सारे भक्त वहां पे आते थे। सन्यासी कितने हुए? चंद ही हुए। जो लोग नियमित रूप से ठाकुर के साथ में दक्षिणेश्वर में रहते थे, वही लोग सन्यासी हुए थे। मास्टर महाशय ने एक प्रयास किया, क्रिसमस के दिनों की छुट्टी थी तो आए थे, कुछ दिन रुके थे, किंतु उसके बाद में जो चले गए, फिर बहुत दिनों के बाद में वापस आए थे और फिर वहाँ पे रुके नहीं थे कभी भी लंबे समय। तो ये मास्टर महाशय के शायद, यानी हमारे नसीब में था कि वो कथामृत लिखते, यदि साधु हो जाते तो कथामृत नहीं लिखते। तो जो भी है, जो उनके बारे में, जिसके बारे में जो माँ जगदम्बा ने ठीक किया है, किंतु वो सन्यासी तो नहीं ही हुए। सन्यासी वही हुए जो कि ठाकुर के साथ में दक्षिणेश्वर में नियमित रूप से रात्रि बिताते थे, ठाकुर की कहे अनुसार, जब ध्यान साधन भजन करते थे। तो स्वामी जी ने भी वही सोचा कि ये घूमना फिरना बहुत हो गया, साइक्लोनिक मॉन्क फेज है, उसको समाप्त करो, एक जगह पे बैठो, एक जगह पे बैठ करके अभी मैं कुछ चुनिंदा भक्तों को, शिष्यों को, डिसाइपल्स को वेदांत के बारे में सिखाऊंगा। सो दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ रियल अमेरिकन वर्क। ये जो हम आज जो किताबें देख रहे हैं, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, फिर ये इंस्पायर्ड टॉक्स, ये सब स्वामी जी ने उस समय में ये न्यूयॉर्क में बैठ करके दिए थे और ये प्रवचन दिए थे। उसके भी 2 फेजेस है, हम करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो ये, किंतु ये जो एक जगह पे बैठ करके उपदेश देना, ऐसे कुछ चुनिंदा डिसाइपल को तैयार करना जो कि ये वेदांत का मैसेज पहले तो अपने जीवन में उतारे, साधन भजन तपस्या करके, बाद में पूरे जगत में फैलाए, ये आवश्यक है। तो ये जो घूमना फिरना इधर से उधर, हालांकि स्वामी जी घूमना फिरना कोई बंद नहीं करते थे उन्हें स्वामी जी अपने को वेगेबॉन्ड कहते हैं, अर्थात कि वो जो इधर उधर घूम करके लोग जो घूमते रहते हैं, इस तरह के तो बैठने का तो उनके नसीब में था ही नहीं। किंतु जो भी है, रिलेटिवली उनके जीवन में, उन्हें कंपेयर टू हिम, दूसरा जो फेज था उस कंपेयर में, एक जगह पे कुछ समय शांति से बैठे थे और अपने डिसाइपल को तैयार किए थे। तो ये जो है फेज, ये जो पीरियड, उसका नाम दिया है मैंने वेदांत इन अमेरिका। जनवरी 1895, अगस्त 1895, बहुत लंबा समय नहीं है, ऑलमोस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तकरीबन 7-8 महीने का ये समय है कि स्वामी जी कुछ समय के लिए बैठ करके डिसाइपल को रेडी किए। तो न्यूयॉर्क, वेदांत फॉर द वर्ल्ड एंड एनालिसिस, ये एनालिसिस जो है न्यू डिस्कवरी में मेरी लुइस ने बहुत ही सुंदर रूप से किया है कि स्वामी जी का एक जगह पे बैठ करके वेदांत के प्रचार करने का हेतु क्या था, उसके पीछे उनका मकसद क्या था, और उसके जो वाइडर रिपरकर्शन है, फ्यूचर, उसकी ये जो इफेक्ट है, वो सब क्या है। बहुत ही सुंदर एनालिसिस है। फिर ये जो एनालिसिस पहले तो न्यू डिस्कवरीज में से मैंने कलेक्ट किया है, फिर लाइफ में से कलेक्ट किया है, दोनों जगह पे बहुत ही सुंदर एनालिसिस है। फिर ये जनवरी टू अप्रैल स्वामी जी ने कंटिन्यूअस क्लासेस लिए वहाँ पे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ क्लासेस लिए। और उस समय की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है कि ये जो 2 बहनें स्वामी जी के पास में आती थी,
और स्वामी जी की बहुत ही क्लोज डिसाइपल वो हो गई। बेटी लेगेट और जोसेफाइन मैक्लाउड। बेटी लेगेट, बेटी उस समय मिस्टर लेगेट के साथ में विवाह नहीं हुआ था, तो लेगेट नाम तो उसको बाद में दिया गया। आज लेगेट नाम उनके साथ में जुड़ा हुआ है तो मुंह से आ जाता है, वरना तो जैसे जोसेफाइन मैक्लाउड उनका मेडन नेम है, अर्थात कि जोसेफाइन ने तो शादी नहीं की थी, तो बेटी की भी शादी नहीं हुई थी, या तो फिर उनकी दूसरी शादी थी, ऐसा कुछ था। तो उस समय का उनका नाम दूसरा होगा। तो बेटी के साथ में क्या सरनेम थी अभी मुझे याद नहीं, किंतु जो भी है लेगेट उनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो फिर ये नाम। तो ये दोनों बहनें नियमित स्वामी जी के पास में आती थी, किंतु किसी को बताती नहीं थी कि हम लोग कहाँ जा रही है। तो उस समय ये जो मिस्टर लेगेट थे, फ्रांसिस लेगेट, ऑलरेडी बेटी के साथ में उनका जो ये होता है अफेयर, वो चालू हो गया था, वो परिणय चालू हो गया था इन दोनों का। दोनों नियमित रूप से मिलते भी थे, और मिस्टर लेगेट ने प्रपोज भी किया था बेटी को कि क्या आप मेरे से शादी करेगी, तो शायद उन्होंने हाँ भी कह दिया था। तो ये उसी समय था, शादी के पहले का ये जो समय था। तो एक दिन ये दोनों बहनें उनके साथ में, मिस्टर लेगेट के साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। इससे पहले स्वामी जी के साथ में, स्वामी जी प्रतिदिन देखते थे कि ये दोनों बहनें हैं, वो पहले आ जाती है और फिक्स जगह पे बैठती है। तो स्वामी जी कुछ दिन तो ऑब्जर्व किए, फिर प्रतिदिन आ रहे हैं, देखा कि जितने भी बाकी लोग जो है उनका प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, आकर के स्वामी जी के साथ में हैंडशेक करेंगे, जो कि वहाँ की प्रथा है, और फिर स्वामी जी के साथ में कुछ ना कुछ बातें करेंगे, फॉलोअप क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों बहनें स्वामी जी के साथ में कभी बात नहीं करेंगी, किंतु एकदम नियमित आएगी, एक ही जगह पे बैठेगी। तो स्वामी जी को क्यूरियोसिटी हुई, सामने से पूछा कि आप लोग क्या बड़े बहुत दूर से आते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो पास में ही है, हम लोग घोड़ा गाड़ी में आते हैं तो 10-15 मिनट में कि ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्ट टाइम कितना कहा तो भूल गया मैं, तो जो भी है। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, वो तो काफ़ी दूर से आते हैं आप तो, वेरी गुड वेरी गुड, इतना दूर से आप आते हैं, नियमित आते हैं, वेरी गुड। इतना ही कुछ बात हुआ था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर जब ये दोनों बहनें मिस्टर लेगेट के साथ में बैठी हुई है रेस्टोरेंट में, और इन्होंने कहा कि अभी हमको कहीं पे जाना है, जल्दी है तो हम चलते हैं, तो इमीडिएटली मिस्टर लेगेट ने पूछा कि कहाँ जा रही हो इस समय, प्रतिदिन ऐसा क्या है कि? तो उन्होंने कहा कि एक इंडियन प्रीचर है, उनको सुनने के लिए हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके साथ में आ सकता हूँ? तो कहा कि चलिए। तो मिस्टर लेगेट भी इन दोनों के साथ में आए, स्वामी जी का प्रवचन सुना। फिर ये तो मर्द लोग होते हैं, वो तो बड़े ही फॉरवर्ड होते हैं, वो सीधा जाकर के स्वामी जी को हैंडशेक करके अपना परिचय दिया कि आई एम फ्रांसिस लेगेट, और इस तरह से मेरा बिजनेस है वगैरह वगैरह, और ये मेरी फियांसी है, और ये फिर फियांसी की बहन है बेटी, और ये जोसेफाइन। तो दैट वाज फर्स्ट मीटिंग, कि पहली बार एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ ये जोसेफाइन मैक्लाउड का स्वामी जी के साथ में। तो उसके बाद में फ्रांसिस लेगेट ने स्वामी जी को इनवाइट किया कि मेरा एक फार्म है, वहाँ पे फार्म हाउस है, रिजली बोल करके एक जगह है, टाउन है, वहाँ पे तो आप आइए, हम लोग समर सीजन में जाएंगे वहाँ पे। तो स्वामी जी एग्री हो गए, और जबकि समर में बहुत गर्मी होती है और बाकी सब उनके जो प्रवचन श्रोता थे उस समर में इधर उधर चले जाते थे, उस समय स्वामी जी गए थे रिजली मैनर अप्रैल 1895 में, और वो रिजली मैनर की पहली मुलाकात स्वामी जी की। बाद में जब सेकंड विजिट में रिजली मैनर जाते हैं, लंबा टाइम रुकते हैं, द ग्रेट समर बोल करके जोसेफाइन मैक्लाउड इसको कहती है, दैट वो बाद में आएगा। ये स्वामी जी की पहली मुलाकात थी, बहुत सुंदर घटनाएं हैं उस समय की। और फिर रिजली मैनर के वहाँ से स्वामी जी न्यूयॉर्क आए, वापस आए, सेकंड फेज उनका स्टार्ट हुआ प्रवचन का। उसके बाद में सेकंड फेज समाप्त होने के बाद में स्वामी जी की और एक डिसाइपल थी, उन्होंने कहा कि वहाँ मेरा एक लेक ईरी बोल करके वो जो है लेक मिशिगन है कि ईरी, में भूल गया एग्जैक्टली, उसमें बहुत सारे आइलैंड है, 1000 आइलैंड, वहाँ पे मेरी कॉटेज है, वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे हम लोग सब रहेंगे एक साथ में। तो स्वामी जी जैसे कि जीसस के साथ में जो 10-12 डिसाइपल थे, उसी तरह से स्वामी जी अपने जैसे ठाकुर के साथ में थे दक्षिणेश्वर में रुकते हैं, तो इस तरह से कुछ डिसाइपल को लेकर के स्वामी जी गए 1000 आइलैंड पार्क, वहाँ पे रुके, और प्रवचन जो दिए वो अमर किताब, इटर्नल बुक, इमोर्टल बुक इन द फॉर्म ऑफ इंस्पायर्ड टॉक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनकी डिसाइपल मेरी लुइस ने जो लिखी, वो जो क्या नाम मैं भूल गया उसका, एक जो भी है, तो उसने जो स्वामी जी के जो सब बातों को, वार्तालाप को नोंद करके वो जो किताब लिखी, इंस्पायर्ड टॉक, विच वॉज इन हियर इन 1000 आइलैंड पार्क, जून टू अगस्त 1895। उसके बाद में स्वामी जी न्यूयॉर्क तो वापस आए, किंतु साथ साथ में ही लंदन जाने के लिए उन्होंने तैयारी करनी थी।
लंदन, फ्रांस वगैरह, और इसके पीछे की क्या कहानी थी, क्या हुआ, वो सब हम कल देखते हैं। आज ही हिंदा करो शांति हरे ही तत्सत श्री राम कृष्ण